जिस टॉपिक पर बच्चों हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। ओके, तो वो क्या लॉ हमें कहता है, ये हमें बताता है कि अगर हम साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो ले लें तो वो वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक, आई माने एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाता है, और आर ये वो एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है। ओके, तो कांस्टेंट होती है। अब इसी कांस्टेंट को अगर डिफाइन किया जाए तो इसको एक सिंबल से डिफाइन किया जाता है जिसको हम म्यू कहते हैं। ठीक है, सिंबल का नाम है म्यू, और इस टर्म का नाम है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन्स होती हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है म्यू को, इसको हमेशा लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू सम मीडियम ना। जैसे अगर मान लीजिए आपकी लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, 1 से चलना शुरू हो रही है, 2 पर आकर के लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, 1 आगे लिखेंगे और 2 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, 1 माने है लाइट एंटर्स फ्रॉम 1 मीडियम एंड मूव टू सेकेंड मीडियम। ठीक, पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, पहले मीडियम 1 नहीं बोला जाएगा, पहले मीडियम 2 बोला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर के टर्म में है, इसका एक और फॉर्मूला है वेलोसिटी के टर्म में। मतलब अगर मुझे 1 म्यू 2 को लिखना है तो मैं लिखूंगी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसको मैं v1 से डिनोट करूंगी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसको मैं v2 से डिनोट करूंगी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, v1 अपॉन v2। मतलब अगर आपकी लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, इस तरीके से मीडियम 1 से मीडियम 2 पर, और लाइट की वेलोसिटी v1 है, दूसरे लाइट की वेलोसिटी v2 है, तो इसका जो रेशियो होगा उसको लिखा जाएगा 1 म्यू 2। अगर उल्टा काम हो जाए, ठीक है, अगर आपकी लाइट एंटर करे, सपोज करिए इस तरीके से 2 से 1, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, मान लो उसकी वेलोसिटी यहाँ v2 है, तो लिखा कैसे जाएगा, 2 पहले लिखा जाएगा, 1 बाद में लिखा जाएगा, और वेलोसिटी इन मीडियम 1 मतलब पहला जो मीडियम है, तो लाइट जहां से चलना शुरू होती है वो उसका पहला मीडियम होता है। ठीक है, तो हम इसको सेकेंड वाले मीडियम को फर्स्ट मीडियम ही मानेंगे। तो उस समय उसकी वेलोसिटी v1 है, और इस समय जब वो एंटर कर रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी v2 है। तो आपने क्या किया, ये चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा तो इसको लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा जाता है 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर किया जाता है, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिलेशन आपको बता रहे हैं। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि लाइट कितनी बेंड हो रही है। एक्चुअली ये बताता है, टेल्स अस द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सपोज करो वाटर की कुछ है और ग्लास की कुछ है, मतलब 2 वैल्यू, एक कम है एक ज्यादा है, तो कम या ज्यादा हमें ये बताता है कि मीडियम रेयर है कि मीडियम डेंसर है। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि मीडियम डेंसर है, और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि मीडियम रेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई होगा उसमें अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख करके हम ये चीज बता सकते हैं कि हमारा मीडियम डेंस है कि रेयर है। ओके, तो ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। अगर इसी में हम पहला मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम है ना, इसी को एयर कर दें या वैक्यूम कर दें, मतलब कोई भी मीडियम की जगह फर्स्ट मीडियम अगर एयर या वैक्यूम हो जाए
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए कैसे लिखा जाता है। तब उस कंडीशन में लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, 1 से 2, तो 1 2, लेकिन पहला मीडियम एयर है, ठीक। तो v1 की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको c से डिनोट करते हैं, वो लिख दिया जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मान लो इसको मैं v से डिनोट किया, तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v माने क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो c अपॉन v, c माने कि पहला मीडियम जो है आपका वो एयर या फिर वैक्यूम है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, जब पहला मीडियम आपका एयर या वैक्यूम होता है तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप चाहे तो उसको खाली μ2 लिख सकते हैं। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर ही होगा। जैसे मान लो कि लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है। तो वाटर की स्पीड हमने मान लो VW से डिनोट किया, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखेंगे μW इज इक्वल्स टू C अपॉन VW। यहाँ पर खाली का मतलब ये है कि ये एयर है, फर्स्ट मीडियम इज एयर, इट इज वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पहला मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है। जहां पर एयर या वैक्यूम आ जाता है वहां पर ये फर्स्ट मीडियम लिखने की जरूरत नहीं है और उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब अगर मान लीजिए आपकी लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम या फिर डेंसर टू रेयर मीडियम। पहला कंडीशन की बात करें, अगर लाइट एंटर करी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या हो जाएगा कि अगर लाइट हमारी डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो उस कंडीशन में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट v1 है वो हमेशा ज्यादा होगा v2 के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि v2 वेलोसिटी कम हो जाएगी दूसरे मीडियम में जाकर। अगर v1 बड़ा हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। v1 अगर v2 से बड़ा है तो 1 μ2 हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ऐसे ही सेम वाइसी वर्सा कर दे, डेंसर टू रेयर कर दे अगर, तो उस कंडीशन में v1 कम हो जाएगा और v2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, लाइट एंटर करिए रेयर मीडियम में, तो इसका मतलब दूसरी वाली वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब क्या हो गया कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है मैथ्स में तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पर होता है ना, जैसे 4/3 लिखा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर का बड़ा हो जाता है, जैसे 4 और ऊपर 3, यहाँ देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन हो जाता है इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, ठीक। तो रेयर से डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है और डेंसर टू रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 होता है, ठीक। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, sin i by sin r और v1 अपॉन v2, ठीक। दूसरा एक और फॉर्मूला है, तीसरा ये फॉर्मूला है कि अगर हमको निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए अगर आपको 1 μ2 दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v1 अपॉन v2। अगर मैं इसको कुछ रीअरेंज करूं, मतलब दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में c से डिवाइड कर दूं, तो कुछ असर तो होगा नहीं फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा c, v2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं और v1 को ऐसे लिख दूं, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो c कैंसिल हो जाएगा, v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, मतलब वही इक्वेशन आपको वापस मिल जाएगी। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि c अपॉन v2 ये क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्योंकि c लगा है इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है। ऐसे ही c अपॉन v1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूले आए? पहले तो देखो लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, 1 से 2 में लाइट एंटर कर रही है, तो उस कंडीशन में एक तो फॉर्मूला हो जाएगा sin i अपॉन sin r, एक फॉर्मूला हो जाएगा v1 अपॉन v2, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा जस्ट उल्टा μ2 अपॉन μ1। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, इसको पढ़ा के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इस पर क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आपसे बोल दिया जाएगा कि कुछ वैल्यू दे दी, ठीक, सपोज करिए आपको बोला गया, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर आपको दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अगर खाली बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका मतलब है कि इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फर्स्ट मीडियम हमेशा एयर है, इसी वजह से दूसरा मीडियम मेंशन नहीं किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। c की वैल्यू हमेशा यही होती है, वेलोसिटी इन वाटर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर। एक और क्वेश्चन है आपका, अगर आपको दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, आपको दे रखा है 3/2, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखो जो वैल्यू निकालनी है पहले उसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आपने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिखने का पहले तरीका पता होना चाहिए। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास इधर आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, म्यू डब्ल्यू दे रखा है, म्यू जी दे रखा है। तो इस कंडीशन में कैसे लिखा जाएगा, म्यू जी ऊपर आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू नीचे चला जाएगा। ठीक है, लाइट एंटर कर, अच्छा बताइए लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, डब्ल्यू आगे लिखा है, सब लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम वाटर टू ग्लास। ठीक, ओके, पढ़ा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, तो म्यू जी की वैल्यू बेटा कितनी है 3/2, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जाएगा 3 × 3 4 × 2 9/8। तो 9/8 1.125, 1.125 ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह वैल्यू सेम है, ये कांस्टेंट है, ये रेशियो है दो सेम वैल्यूज का, तो देयर इज नो यूनिट फॉर दैट। ठीक, अब ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ बेसिक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एग्जाम में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। एग्जाम में आपकी बुक में कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, कुछ डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम कई सारी चीज़ों का आंसर दे पाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है आपके ही बुक में, लैम्डा इज इक्वल्स टू v/f। ठीक, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ और v का मतलब तो वेलोसिटी आपको पता ही है, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, एक तो न्यूमेरिकल इस पर आते हैं। ठीक है, लैम्डा की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, और वेलोसिटी की आपको पता ही है मीटर पर सेकेंड होती है। हर्ट्स की एक और यूनिट हो सकती है जिसको हम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक, इस पर क्वेश्चन बन जाता है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दे दिया, लैम्डा निकालो, ऐसे कोई एक वैल्यू मिसिंग है, आपको वैल्यू निकालनी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन कौन सी चीजों पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इफ द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। तो पहला पॉइंट देखिए, अगर लाइट हमारी डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी।
ऑब्वियसली बात है घटेगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो जो वेलोसिटी है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज रहती है। मीडियम जब चेंज होता है तब फ्रीक्वेंसी सिर्फ डिपेंड करता है सोर्स पर, जिसके थ्रू आपकी साउंड, जिसके थ्रू आपकी लाइट निकली है, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। लैम्डा और वेलोसिटी देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वेवलेंथ भी हमारा डिक्रीज कर जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आपसे पूछ लिया कि मीडियम चेंज होने पर, चाहे डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, ऑब्वियसली बात है आप दूसरा मीडियम वाइस वर्सा कर देंगे, वेलोसिटी घटेगी तो लैम्डा भी घटेगा, ठीक, और फ्रीक्वेंसी हमारी अनचेंज रहती है। ओके, अब ये जो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डिपेंडेंसी है। एक छोटा सा प्रूविंग है, जिस प्रूविंग में आपको ये बताया गया है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, ठीक है, फिर एयर में, तो मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक, उसकी स्पीड ऑफ लाइट सी है और उसकी वेवलेंथ मान लो लैम्डा है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, सी अपॉन लैम्डा। अब वही लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहने वाली है, वेलोसिटी बदल जाएगी, मतलब v हो जाएगी। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि घट जाएगी, वो नहीं बताना है, बस बताना है कि वेलोसिटी बदल गई। लैम्डा भी वो नहीं रहेगा, लैम्डा डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं, तो ये भी डैश जैसे लग रहा है ना, तो ये जाएगा लैम्डा डैश। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा डैश। क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। हम इसको c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा डैश कर सकते हैं। ठीक, हमको लैम्डा डैश चाहिए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, v अपॉन c इंटू लैम्डा। अब ये जो v अपॉन c है ये किसका फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर याद हो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था ना, c बाई v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा फॉर्मूला है तो 1 अपॉन म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लैम्डा हमारा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और यहाँ पर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई कब होता है, जब मीडियम हमारा डेंस होता है। इसका मतलब जब मीडियम डेंस होगा तो हमारा जो वेवलेंथ होता है वो घट जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जहां पर म्यू हाई होगा वहां वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, जहां म्यू कम होगा मतलब रेयर मीडियम में, वहां पर वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो आपकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं रहता है, वो हमेशा अनचेंज रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा पूछा था, बहुत ज्यादा। ठीक है, मीडियम डेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, हाई वेवलेंथ घटा, वेलोसिटी घटा, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, भाई अभी मैंने बताया ना कि अगर मीडियम डेंस है, इफ मीडियम इज डेंस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन v, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में आपको रिलेशन दे देगा। सेकंड आ जाइए बच्चों, टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ेगा, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है।
ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स आपके दूर दूर मूव करते हैं, फार अपार्ट, तो इसीलिए वेलोसिटी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, उतना ऑब्स्टिकल के थ्रू उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे गाढ़ा मीडियम होता है ना, जैसे मान लो कि आपके पास शहद है, शहद को आपने गर्म किया, उसको हीट, उसके टेम्परेचर बढ़ाया, तो शहद आपका देखा ना सिर्फ फ्लोइंग हो जाता है, रेयर हो जाता है, पहले डेंस था फिर रेयर हो गया, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने का मतलब क्या है कि मीडियम आपका रेयर हो गया है, पहले डेंस था फिर रेयर हो गया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है बेटा डिपेंडेंसी ऑन वेवलेंथ। डिपेंडेंसी ऑन वेवलेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको विबग्योर के थ्रू। इस पर भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ये बहुत ज्यादा पूछा आता है। देखो, जो नॉर्मल रूल होता है उसके अकॉर्डिंग वायलेट जो कलर होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, और जैसे जैसे हम बाहर ऊपर की तरफ जाते हैं रेड की तरफ, वैसे वैसे हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ रेड का होता है, ठीक है, इसका सबसे कम होता है और रेड का सबसे हाई होता है। अगर इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, लैम्डा अपॉन म्यू, तो जब आपका वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अगर याद हो तो जो वायलेट कलर होता है, हाई का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा बेंड होता है, जो रेड कलर है वो सबसे कम बेंड होता है। कभी रेड लाइट लेकर के आइए और रिफ्रैक्शन करिए, देखिएगा कि वो सबसे कम बेंड होगी, ज्यादा बेंड नहीं होगी, पर वायलेट कलर जो होता है वो ज्यादा बेंड हो जाता है, ठीक है। तभी तो जो डेंजर सिग्नल होते हैं या हमें कहीं इंस्ट्रक्शन होते हैं या कोई लाइट होती है जो हम चाहते हैं दूर से दिखाई दे, वो रेड कलर की होती है, क्योंकि उसमें बेंडिंग कम होता है, और बेंडिंग होते होते वो लाइट काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ये नहीं कि बेंड हुई बेंड हुई बेंड हुई गायब हो गई, ठीक, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो वो सिर्फ पॉसिबल है वायलेट में। वायलेट क्या है, बहुत ज़्यादा बेंड होगा, बेंड होते 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 आपको बहुत कम डिस्टेंस तक ही वायलेट कलर दिखाई देगा। दूर तक देखना है तो खाली रेड कलर ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ रेड कलर इज वेरी लेस। जो कार की लाइट्स होती है ना, बैक लाइट्स, वो भी दिखाई रेड कलर की होती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूर तक हमें दिखाई दे कि हमारे आगे कोई कार जा रही है, ठीक। तो डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है। ये सब क्वेश्चंस हैं बेटा, ये बोर्ड में पूछ लिए आते हैं, ठीक है, यू शुड नो। ओके, अब वेवलेंथ हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अब आते हैं वेलोसिटी पर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी। रेड कलर बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, वायलेट कलर बहुत स्लो ट्रैवल करता है। ये हमें कैसे पता चला? तो ये C/V है ना, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बोर्ड में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो मेरा काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।